चले शुरू करते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन में डॉक्टर अतुल लोहिया नया बैच शुरू करने जा रहे हैं आज से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। ये जो बैच होगा, जहां जहां पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल है सबके लिए कॉमन बैच होगा। यूपीएससी, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, हरियाणा पीसीएस। चूंकि आप देखेंगे कि सिलेबस लगभग सेम है सभी जगहों पे, थोड़ा बहुत अंतर है। तो जो सेम सिलेबस है, सेम टॉपिक है, उनकी क्लास सेम चलेगी। जो अलग टॉपिक है उनकी क्लास अलग से करवाई जाएगी। तो हम एक साथ लेके चलेंगे यूपीएससी को भी और उन सभी स्टेट्स को भी जहां जहां ऑप्शनल सब्जेक्ट अभी भी हैं सिविल सर्विस एग्जाम में। जैसा आपको जानकारी होनी चाहिए कि जनरली वीक में 5 डे हम लोग क्लास करेंगे, मंडे से फ्राइडे। कम ज़्यादा हो सकता है जरूरत के अनुसार। लगभग 1.5 घंटे का स्टैंडर्ड समय लेके चलेंगे। 12:45 से 2:15, ये भी कम ज़्यादा हो सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी की पर्याप्त गुंजाइश है। एक बात पहले ही दिन स्ट्रिक्टली बता दूं कि अगर आप क्लास छोड़ते हैं तो ये आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे क्लास छोड़ेंगे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं होगी, पहली बात। और बड़ा स्ट्रिक्टली बता रहा हूं, इस बात को जितना अच्छे से, जितना अनुशासन में फॉलो करेंगे उतना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। दूसरी बात कि ग्रुप पे अनावश्यक नेतागिरी से बचेंगे। यहां केवल मैं ही नेता हूं, कोई दूसरा कभी भी नेता बनने की कोशिश नहीं करे ग्रुप पे। ये बात पहले ही दिन बता दे रहा हूं मैं। पिछले 2-3 दिन से देख रहा था मैं, जो पिछला ग्रुप था और अब एक नया ग्रुप बना दिया गया है। धीरे धीरे पिछले ग्रुप पे हम लिंक भेजना बंद कर देंगे 2-4 दिन बाद। जो नया ग्रुप है उसी पे लिंक आएगी। पुराने ग्रुप के जो लोग नए ग्रुप में जुड़ेंगे वो हमें पता है कि किनको जुड़ना है, वो लोग नए ग्रुप में ऐड कर दिए जाएंगे। जब जो आपको डायरेक्शन दिया जाता है चुपचाप बड़े ईमानदारी से उसको फॉलो करें। उसको फॉलो नहीं करके अनावश्यक नेतागिरी करेंगे तो मेरी नज़र में सबसे खराब स्टूडेंट होंगे और मुझसे किसी तरह के हेल्प के, सहयोग की उम्मीद वो नहीं करेंगे। मैं नाम लेके भी बोल दूं, मुझे कोई इस तरह की आपत्ति नहीं है ना वो, फिर भी अभी बिना नाम लिए ही बता रहा हूं। थर्सडे को डेट दी गई कि क्लास शुरू है। कई बड़े नेता टाइप के लोग थर्सडे को नहीं जुड़े क्लास में और फिर फ्राइडे को ग्रुप में नौटंकी कर रहे हैं, हम जुड़ नहीं पा रहे, हमारा ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा, कैसे क्लास होनी है, क्या होना है। जबकि ये क्लियर बता दिया गया था कि थर्सडे फ्राइडे हम टेस्टिंग करेंगे, सारे लोग अपना अपना जुड़ें। तो थर्सडे को नहीं जुड़ के फ्राइडे को नेतागिरी कर रहे हैं ऐप में। तो हमें कोई ना भीड़ बढ़ाने की शौक है। जो लोग अपना ऑडियो ऑन किया अपना ऑडियो बंद कर लें। मैं यहां कोई गप नहीं कर रहा हूं, कोई टाइम पास नहीं कर रहा हूं, मैं क्लास से निकाल दूंगा। जिनकी आवाज मुझे आ रही है अपना ऑडियो बंद कर लें। जब आपको ऑडियो ऑन करने के लिए कहा जाएगा तभी ऑडियो ऑन करें। हाँ, क्या कह रहे हैं सोनू जी? हाँ, क्या किसी को दिक्कत है कोई? अब आ रही है आवाज? क्यों हो रहा था ऐसा तस्वीर?
जी। तो मैं बता रहा था कि पहले दिन ही बता देना अच्छा है। कई लोग तो पिछले बैच वाले हैं तो उन्हें भी ये चीजें पता है, फिर भी बता रहा हूं कि चुपचाप एक अनुशासित स्टूडेंट के रूप में क्लास करें। मेरे सिर पे चढ़ने की कोशिश नहीं करेगा कोई भी, कभी भी। हमेशा अपनी क्लास में मैं ही नेता, मैं ही हीरो होता हूं। कभी कोई झूठ नहीं बोलता हूं, कोई गलत काम नहीं करता हूं अपने स्टूडेंट के साथ, कोई चीटिंग, कोई धोखा नहीं करता हूं, इसलिए डरता नहीं हूं किसी से। जो गलत काम करता है वो डरता है। जो बात पहले दिन बोली है आपको एडमिशन के समय, लास्ट डे भी वही बात बोलूंगा और वही फॉलो होगा। तो सिर पे चढ़ने की कभी भी कोशिश नहीं करें। जो डायरेक्शन दिए जाते हैं चुपचाप उसको फॉलो करें। जो क्लास का टाइम है 12:45 क्लास का टाइम है, 12:50 के बाद अगर कोई जुड़ेगा तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बड़ा क्लियर बता दे रहा हूं मैं। सारी चीजें अपनी ओके करके रखें। क्लास नहीं करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। जिनको रिकॉर्डेड क्लास की सुविधा दी गई है उनको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। बाकी लोगों को रिकॉर्डेड क्लास में एडमिशन नहीं है, उनको रिकॉर्डेड क्लास नहीं मिलेगी। या रिकॉर्डेड क्लास के जो चार्जेस हैं वो पे करने होंगे तो उन्हें भी फिर रिकॉर्डेड क्लास दे दी जाएगी। सबके साथ समानता का व्यवहार होगा, किसी के साथ कोई भेदभाव, कोई पक्षपात नहीं है। यहां आपकी व्यक्तिगत समस्याएं, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संस्थान की और हमारी नहीं है कि आज ये हुआ तो इसलिए क्लास नहीं कर पाए, आज कहीं और क्लास थी इसलिए क्लास नहीं कर पाए। वो आपकी प्रॉब्लम है, वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। उसको आपको मैनेज करना है। कोई जेन्युइन रीजन होता है कभी कि हाँ एक आध क्लास छूट गई, तबीयत खराब थी या कुछ और, तो चलिए ठीक है, वो भी मानवीय आधार पे, वो आपका राइट नहीं है। वो भी हमारी मानवीयता है कि आप रिक्वेस्ट करें हमसे, आप दादागिरी नहीं करें हमारे ऊपर, आप रिक्वेस्ट करें तो हम आपको वो उपलब्ध करवा दें। वो हमारी मानवीयता है आपके प्रति, वो आपका राइट नहीं है। शुरू में इसलिए बता रहा हूं कि जितना जानते रहेंगे ये चीजें, जितना अनुशासन में रहेंगे, मैंने कहा उतना ही आपके हित, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। बहुत सीरियस टीचर हूं, गप्पबाजी नहीं करता हूं क्लास में, और बहुत सीनियर टीचर हूं। 45 साल एज है मेरी। इस पूरे सिविल सर्विस के मार्केट में उंगलियों पे गिनने लायक टीचर भी ऐसे नहीं है जो इतने हाईली क्वालिफाइड हैं। 2 सब्जेक्ट से यूजीसी नेट क्वालिफाई हूं, पीएचडी किया है मैंने, गोल्ड मेडलिस्ट हूं अपनी यूनिवर्सिटी का। तो मुझे क्यों किसी की सुनना है, और क्यों सुनूंगा अगर गलत नहीं कर रहा हूं तो। पूरे सिविल सर्विस के सैकड़ों टीचरों में उंगलियों पे गिनने लायक टीचर नहीं होंगे जो इतने क्वालिफाइड होंगे और इतने लंबे अनुभव वाले होंगे। 25 साल पूरा मुझे हो गया है सिविल सर्विस एग्जाम, 5 साल एज ए स्टूडेंट और 20 साल एज ए टीचर। अपनी शर्तों पे पढ़ाता हूं, और चूंकि सबसे बड़ी बात कि कुछ गलत नहीं करता आपके साथ, तो इसलिए डर नहीं है किसी बात का। सो बेहतर है कि जो यहां कहा जा रहा है उसको फॉलो कीजिए। जो आपके हित के लिए बेहतर से बेहतर होगा वो यहां हम आपको देंगे। जितनी जरूरत है वो सब देंगे। तो इसलिए बस आप चुपचाप करते चलें जो आपसे करने के लिए कहा जा रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि शुरुआत में लोग मीठी मीठी बातें करते हैं, और मैं उल्टा हूं। मैं शुरू में ही जितनी कड़वी बातें हैं वो कर लेता हूं कि वो आप पहले से उसी के लिए तैयार रहिए। शुरू में ज्यादा मीठा मीठा और बाद में थोड़ा फिर कड़ा बोल दूंगा तो बुरा लग जाएगा। तो पहले दिन ही मैं कड़वाहट से ही शुरुआत करें, वो अच्छा है कि ताकि हदों में रहें, और वही ज्यादा हित में है। तो रोज सुबह उठ के अगर हम नीम की 4 पत्तियां चबाते हैं तो वहीं से अगर कड़वाहट शुरू होती है, मीठा मीठा ज्यादा नहीं। वैसे भी कहा जाता है आजकल तो कि ज्यादा मीठा स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता भी नहीं है। कौटिल्य ने कहा था कि पुत्र और शिष्य के साथ ज्यादा लाड़ प्यार मोहब्बत बिगाड़ देती है उनको। तो मैं तो बड़ा मतलब कहें कि बहुत गंभीरता से उस बात को मानता हूं। शुरू करते हैं क्लास। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन
कुछ क्लास बेसिक क्लास होंगी जिसमें हम बात करेंगे लोक प्रशासन क्या है, कैसे पढ़ना है, और तब उसके बाद फर्स्ट पेपर, फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट टॉपिक से क्लास शुरू होगी। जो कुछ बेसिक क्लास हैं, हम बात करेंगे लोक प्रशासन क्या है, कैसे पढ़ना है, उसका नेचर क्या है, उसका सिविल सेवा परीक्षा में इंपॉर्टेंस क्या है, क्या सोर्स होंगे पढ़ाई के, कैसे मैं पढ़ाऊंगा आपको, ओवरऑल सिविल सर्विस परीक्षा क्या है, उसका नेचर पैटर्न क्या है, राइटिंग स्किल क्या है, कैसे डेवलप करना है राइटिंग स्किल, कैसे अच्छे आंसर लिखने हैं आपको, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए तैयारी की अगर आप 2022 के लिए प्लान कर रहे हैं और आगे के लिए प्लान कर रहे हैं। बीपीएससी में ईयर वाइज नहीं है, वो 67, 68, 69 इस तरीके से चलता है। तो आप अगर 67 के लिए प्लान कर रहे हैं या 68 या और आगे के लिए प्लान कर रहे हैं तो एक सही रणनीति, सही स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपके लिए। तो ये सारी बातें जो बेसिक क्लास है उनमें चर्चा होगी। तो आज देखिए यहाँ स्क्रीन पे आपको नाम दिख रहा है आज की क्लास का, लोक प्रशासन एक बेहतर वैकल्पिक विषय। तो क्या है लोक प्रशासन और कैसे ये एक बेहतर वैकल्पिक विषय, एक अच्छा ऑप्शनल सब्जेक्ट मानता हूं मैं। सबसे पहली बात, थोड़ा सा सिविल सर्विस परीक्षा क्या है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या है बता दूं। वैसे एकदम बच्चों जैसी बात है और आप में से उम्मीद करता हूं कि हर आदमी को पता होगा इसके बारे में, फिर भी मेरी एक जिम्मेदारी, एक ड्यूटी है कि मैं आपको बता दूं कि सिविल सर्विस परीक्षा क्या है और तब आगे बढ़े। यहां मैंने यूपीएससी, यूपीपीसीएस और बीपीएससी तीनों का करने की कोशिश की है, क्योंकि मेनली यही 3 एग्जाम ऐसे हैं जो आप में से लगभग लोग दे रहे हैं या देते हैं। यूपीएससी जो पूरे देश के लिए ऑल इंडिया लेवल पे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित होने वाली सिविल सर्विस परीक्षा, और फिर हर स्टेट की अपनी अपनी परीक्षा। तो उसमें यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस, ये 2 स्टेट हैं कि अदर स्टेट के लोग भी यहाँ परीक्षा देते हैं, दूसरे स्टेट के लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। तो अदर स्टेट के लोग भी यूपीएससी के अलावा यूपी पीसीएस और बीपीएससी की परीक्षाओं में शामिल होते हैं। तो मेनली यही 3 हम लेके चलेंगे, लेकिन हरियाणा पीसीएस में भी ऑप्शनल हैं और सेम सिलेबस है हरियाणा पीसीएस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, जो कि यूपीएससी का सिलेबस है। हूबहू कॉपी किया गया है हरियाणा पीसीएस में यूपीएससी का सिलेबस। इवन आप में से अगर कोई यूजीसी नेट का भी एग्जाम दे रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, तो उसका भी 80% के आसपास सिलेबस यहीं से कवर हो जाना है। कुछ चीजें वहां रिसर्च मेथोलॉजी वाली हैं जो अलग से पढ़नी होती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो राजस्थान है, झारखंड है, यहां ऑप्शनल नहीं है। मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, यहां ऑप्शनल नहीं है। लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जीएस में काफी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। झारखंड में 100 नंबर का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गुड गवर्नेंस, राजस्थान में करीब 80 नंबर का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। उसी तरह से छत्तीसगढ़ और एमपी में भी देखेंगे तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक काफी बड़ा पार्ट जीएस में शामिल किया गया है।
इन सबको हम यहां ध्यान में रख के चलेंगे और ये सब अपने आप आपका होता जाएगा एक एक करके। मेनली मैंने कहा यूपीएससी, यूपी, पीसीएस और बीपीएससी, ऑप्शनल हम पढ़ रहे हैं तो मेनली टारगेट हमारे लिए ये। यूपीएससी का यहां परीक्षा का पैटर्न क्या है लिखा हुआ है, एक स्लाइड आप देख रहे हैं। प्री, मेंस, इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट, इन 3 लेवल पे परीक्षा आयोजित होती है। प्रीलिम्स 400 नंबर का है, 200 नंबर का जीएस है सामान्य अध्ययन और 200 नंबर का सीसेट है। सीसेट क्वालिफाइंग होता है, केवल उसको पास करना जरूरी है। जीएस जो 200 नंबर का है उसमें मिले अंकों के आधार पर तय होता है कि आप प्रीलिम्स की परीक्षा पास करेंगे या नहीं करेंगे। जो लोग प्रीलिम्स पास करते हैं, आप देखेंगे अभी 800, 850, 900 के आसपास वैकेंसी हर साल होती हैं यूपीएससी की। लगभग 12 से 15 गुना लोग परीक्षा पास करते हैं जितनी वैकेंसी है उसके। तो मोटा मोटी माने 10,000 के आसपास लोग प्री पास करते हैं। लगभग 10-12 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। 7 से 8 लाख लोग प्रीलिम्स की परीक्षा में बैठते हैं। 10,000 के आसपास लोग प्रीलिम्स पास करते हैं। जो प्री पास करके मेंस में शामिल हो रहे हैं, मेंस में 9 पेपर होते हैं। रिटेन है ये, टोटल 1750 नंबर का मेंस है। 9 पेपर हैं जिसमें भारतीय भाषा, इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश, ये 2 कंपलसरी पेपर हैं जो केवल क्वालिफाइंग प्रकृति के हैं। 300 नंबर के, इनमें केवल पास करना जरूरी है। और ये पेपर जब आप पास करते हैं तो बाकी पेपर्स की आपकी कॉपी चेक होती हैं। 7 पेपर और हैं। एसए का 1 पेपर है 250 नंबर का। जीएस के 4 पेपर हैं, चारों 250 नंबर के। तो कुल 1250 नंबर यहां हो जाते हैं। एसए प्लस जीएस के 4 पेपर और फिर एक ऑप्शनल आप चूज करते हैं। आपने पब्लिक एडमिशन ऑप्शनल चूज किया है, 500 नंबर का है। 2 पेपर हैं उसमें ऑप्शनल में, 250 नंबर के। तो इस तरीके से 500 नंबर का ऑप्शनल और कुल 1750 नंबर का मेंस होता है। जो लोग मेंस क्वालिफाई करते हैं, लगभग 40% के आसपास भी नंबर आते हैं, तो संभावना होती है कि आप मेंस क्वालिफाई कर जाएं। बाकी ये कम ज्यादा हो सकता है। जितनी सीट्स हैं, लगभग 2.5 से 3 गुना लोग मेंस पास करते हैं। मतलब अगर 900 सीट हैं तो लगभग 2500 के आसपास लोग मेंस क्वालिफाई करेंगे, जिनका इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट होना है। पर्सनालिटी टेस्ट 275 नंबर का है। मेंस में मिले नंबर और पर्सनालिटी टेस्ट में मिले नंबर आपस में जोड़ के फिर फाइनल सिलेक्शन डिसाइड होता है, रैंक निर्धारित की जाती है। तो ये बहुत संक्षेप में यूपीएससी की जो सिविल सर्विस एग्जाम है उसकी पद्धति है कि क्या है। जीएस के जो 4 पेपर हैं वो पेपर क्या है, वो यहां एक स्लाइड में हमने उनके नाम लिखे हैं। जीएस का 1 पेपर है ओवरऑल पेपर 2, वैसे जीएस पेपर फर्स्ट, तो उसका नाम है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, भारतीय इतिहास, संस्कृति, सभ्यता, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, इतिहास, भूगोल, समाज। अगला पेपर देखेंगे तो गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, शासन व्यवस्था, संविधान, राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध।
अगला पेपर देखेंगे तो टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, तकनीकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, ये सब चीजें। और अगला पेपर देखेंगे एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि। तो जीएस के ये 4 पेपर हैं। इन 4 में आप देखेंगे लगभग 2 पेपर मैं पढ़ाता हूं जीएस के, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा। और अगर मैं पढ़ाता हूं तो उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण यही है कि वो ज्यादातर चीजें पब्लिक एडमिशन की हैं, इसलिए पढ़ाता हूं, और कई चीजें नहीं भी हैं पबेट की, तो अब वो मुझे उन चीजों का ज्ञान है तो इसलिए वो पढ़ाता हूं। पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, गवर्नेंस है, सोशल जस्टिस है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी है, इकोनॉमी के बहुत सारे टॉपिक हैं, एथिक्स है, इतने सारे सेक्शन मैं पढ़ाता हूं जीएस के, मतलब आधे से ज्यादा जीएस। और मैंने कहा कहीं ना कहीं इसीलिए कि वो पबेट के टॉपिक हैं, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, काफी बड़ा सेक्शन जो पबेट में भी हम पढ़ते हैं, सोशल जस्टिस पबेट में पढ़ते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट पबेट में पढ़ते हैं, जीएस इकोनॉमी के बहुत सारे टॉपिक पबेट में पढ़ते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी पबेट में पढ़ते हैं। मेरा रिसर्च वर्क भी इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर ही है। नेशनल सिक्योरिटी फेडरलिज्म या राष्ट्रीय सुरक्षा संघवाद का एक कॉन्सेप्ट है जिस पे मेरी रिसर्च है। एथिक्स, इंटीग्रिटी पबेट है, पूरी किताब, पहली किताब मैंने लिखी है इस पे हिंदी मीडियम में, जो 100% सिलेबस कवर करती है। तो इतने सारे टॉपिक एथिक्स और बाकी जो मैं पढ़ाता हूं जीएस के भी, बल्कि इस बार फर्स्ट टाइम मैंने आईआर की भी क्लास अभी ली है। किसी एक कोचिंग में उन्होंने कहा कि आईआर और करंट इश्यूज पढ़ा दीजिए, तो पहली बार मैंने आईआर भी पढ़ाया है। वैक्सीन डिप्लोमेसी या एजुकेशन पॉलिसी या संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की स्थायी सदस्यता या ब्रेक्जिट या किसान आंदोलन या बहुत सारे करंट के इश्यूज और आईआर के टॉपिक भी पहली बार पढ़ाए मैंने। लेकिन अब जो एक्सपीरियंस है, जितना R&D करके कुछ भी पढ़ाते हैं, तो इसलिए भले पहली बार पढ़ाएं फिर भी वो होता उतना ही बेस्ट और अच्छा है कि आप तो खैर कभी पता ही नहीं लगा सकते कि हम ये पहली बार पढ़ा रहे थी। तो ये तो सिविल सेवा परीक्षा यूपीएससी के बारे में कुछ बेसिक बातें। मेरे बारे में मैंने बता ही दिया, भाई थोड़ा सा वो भी जानना ही चाहिए आपको कि अब जिससे आप पढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं, नाम डॉक्टर अतुल लोहिया, 45 ईयर 45 साल एज है मेरी। 1996 मैं दिल्ली आया था, मैं भी सिविल सेवा की तैयारी करने। जब ग्रेजुएशन हुआ एज थी 20 साल। तो पिछले 25 साल से जुड़ा हूं सिविल सेवा परीक्षा से, पहले एज ए स्टूडेंट और फिर एज ए टीचर। 15 अगस्त 2002 से हमने ये संस्थान कोचिंग खोली, प्रभा संस्थान, और तो लगभग 19 साल हो गए हैं मुझे पढ़ाते हुए। कम से कम इस 19 साल में अगर ऑन एन एवरेज साल के 1000 लोग भी माने तो 20,000 के ऊपर लोग अब तक पबेट ऑप्शनल पढ़ चुके हैं। और जीएस में तो खैर गिनती ही नहीं है कि, और स्वाभाविक सी बात है कि फिर उसमें सैकड़ों लोग सिलेक्टेड भी हैं। हिंदी मीडियम पबेट में बेस्ट रैंक हमने दिए हैं। 36 रैंक शिखा राजपूत, 51 रैंक गिरिवर दयाल सिंह, 88 रैंक रानू साहू, टॉप
100 में बहुत सारे रैंक हमने यूपीएससी में दिए हैं हिंदी मीडियम पवेट। स्टेट सर्विस में तो फर्स्ट टॉपर सेकेंड टॉपर रहे हैं संस्थान से, वो चाहे यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, या बिहार, या और दूसरे स्टेट एमपी वगैरह। और डॉक्टर अतुल लोहिया तो मैंने बताया कि भाई पीएचडी अभी रिसेंटली ही मैंने की है, तो अभी भी मैं एकेडमिक पढ़ने पढ़ाने सबसे जुड़ा हूं। हिस्ट्री, पब्लिक एडमिशन दोनों सब्जेक्ट से मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूं। हम लोगों का प्रभा कोचिंग का ही एक सहयोगी संस्थान प्रभा पब्लिकेशंस भी है, जिसमें 14-15 किताबें हम पब्लिश करते हैं। सारी मेरी ही लिखी हुई या एडिटेड बुक्स, बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट बेस्ड किताबें हम निकालते हैं। एनसीईआरटी सार एक बहुत पॉपुलर सीरीज है हमारी, जिसमें 6 से 12 तक की एनसीईआरटी की बुक्स को हमने समराइज किया है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम में है। उसके अलावा एथिक्स इंटीग्रिटी पे किताब है, राजस्थान लोक प्रशासन प्रबंधन के ऊपर किताब है। तो 14-15 किताबें फिलहाल पब्लिश करते हैं हम अपने ही पब्लिकेशन से। और ये जो दोनों संस्थाएं हैं, प्रभा आईसीएस, प्रभा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज और प्रभा पब्लिकेशंस, ये दोनों प्रभा सेवा फाउंडेशन नाम का एक ट्रस्ट है, प्रभा सेवा फाउंडेशन, उसके अधीन कार्यरत ये दोनों संस्थाएं या वेंचर हैं। मूल या मदर है प्रभा सेवा फाउंडेशन, जिसके माध्यम से हम सोशल वेलफेयर के भी जो काम है वो करते हैं, और उसी के तहत ये दोनों संस्थाएं संचालित हो रही हैं। तो ये छोटा सा एक परिचय है संस्थान का भी, और मेरे बारे में भी जो बातें आपको कुछ पता रहनी चाहिए। यूपी पीसीएस का यहाँ एग्जाम का पैटर्न है। थोड़ा सा बस अंतर है 19-20 का, जो यूपीएससी का एग्जाम पैटर्न देख रहे हैं उससे। प्रीलिम्स यहां भी 400 नंबर का है, 2 पेपर हैं 200-200 नंबर के। 200 नंबर का जीएस, 200 नंबर का सीसेट जो कि क्वालिफाइंग है। जीएस में मिले अंकों के आधार पर तय होना है कि आपको प्री पास करना है या नहीं। मेंस यहां 1500 नंबर का है। उस 1500 नंबर में आप देखेंगे कि जो अनिवार्य प्रश्न पत्र हैं वो 1100 नंबर के हैं, और जो ऑप्शनल वैकल्पिक विषय है वो 400 नंबर का है। अनिवार्य में 6 पेपर हैं। जनरल हिंदी है 150 नंबर का, एसए है 150 नंबर का। यूपीएससी में हिंदी इंग्लिश जहां क्वालिफाइंग है, यहां लेकिन नंबर जुड़ते हैं हिंदी के। 150 नंबर का हिंदी, 150 नंबर का एसए। उसके अलावा 4 पेपर जीएस के जो 200-200 नंबर के हैं, यूपीएससी में वो 250-250 के, यहाँ 200-200 नंबर के पेपर चारों वही हैं। जो यूपीएससी जीएस में 4 पेपर हैं वही यहाँ यूपी पीसीएस में भी है। और एक ऑप्शनल है, आप सबका पब्लिक एडमिशन ऑप्शनल है, उसके 2 पेपर होने हैं 200-200 नंबर के। तो 400 नंबर का ऑप्शनल है। तो कुल 1500 नंबर का मेंस होगा, और 100 नंबर का इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट है। तो कुल 1600 नंबर की परीक्षा होगी यूपी पीसीएस की।
बाकी वही है, जितनी सीट्स उसके लगभग 12 से 15 गुना लोग प्री पास करेंगे, लगभग 2.5 से 3 गुना लोग मेंस पास करेंगे और फिर फाइनल रिजल्ट। बीपीएससी में भी प्री मेंस इंटरव्यू तो वही 3 लेवल जो परीक्षा के हैं तो हर जगह वही है। थोड़ा सा पैटर्न चेंज है बीपीएससी का, कंपैरेटिवली आसान माना जाता है बीपीएससी का एग्जाम यूपीएससी और यूपीपीसीएस की तुलना में। 1020 नंबर का है यहां एग्जाम। प्रीलिम्स में केवल जीएस का एक पेपर होना है 150 नंबर का, उसी से तय होना है कि आप प्री पास करेंगे या नहीं करेंगे पास। मेंस 900 नंबर का है, जीएस के 2 पेपर हैं और एक पेपर ऑप्शनल का है। 300 नंबर के जीएस के 2 पेपर और एक पेपर ऑप्शनल का 300 नंबर का, तो 900 नंबर का यहां मेंस है और 120 नंबर का पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू है, साक्षात्कार। तो कुल 1020 नंबर का एग्जाम होता है बीपीएससी में। तो ऑप्शनल यहीं 3 जगह हैं, हरियाणा में भी हमने कहा, लेकिन छोटा स्टेट है, वैकेंसी रेगुलर नहीं होती हैं तो बहुत लोग एग्जाम नहीं भी देते हैं। लेकिन ये 3 ऐसे हैं, यूपीएससी, यूपीपीसीएस और बीपीएससी की, वो लगभग हर आदमी को एग्जाम देना होता है, देते भी हैं, देना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है, इन तीनों में यूपीएससी का लेवल सबसे ज्यादा है, उसकी तुलना में यूपीपीसीएस का थोड़ा सा लेवल कम है और उसकी तुलना में बीपीएससी का लेवल थोड़ा और कम होता है। हालांकि इस बार का जो बीपीएससी मेंस हुआ है 66 मेंस, उसको देख के ऐसा लग रहा है कि अब बीपीएससी भी अपना लेवल बढ़ा रहा है और बहुत जल्दी अगर वो यूपीएससी के लेवल पे नहीं भी आएगा तो यूपीपीसीएस वाले लेवल पे तो आ ही जाएगा। हम अगर यूपीएससी लेवल की पढ़ाई कर लें तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें फिर यूपीपीसीएस और बीपीएससी अपने आप हो जाता है, थोड़ा अच्छे लेवल का हो जाता है तो उसका फायदा ही मिलता है। कभी उसका नुकसान नहीं है कि थोड़ा सा हमने 2 स्टेप आगे जाके पढ़ाई कर ली, नॉलेज का लेवल थोड़ा बढ़ गया तो हमें उसका आंसर में फायदा ही मिलता है। कुछ बातें और जो यहां आपको जानना जरूरी है। हम देखिए पब्लिक एडमिशन की बात कर रहे हैं, मतलब मेंस, मुख्य परीक्षा, वैकल्पिक विषय, ऑप्शनल सब्जेक्ट। पर्पस क्या होता है मेंस एग्जाम का, मुख्य परीक्षा का उद्देश्य क्या है? मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि जब आप तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं सिविल सर्विस एग्जाम की, तो सबसे पहला काम तो कीजिए कि 1 दिन 2 दिन बड़ा ध्यान और बड़ी शांति से जो नोटिफिकेशन निकलता है यूपीएससी का या आपके स्टेट सर्विस का, सबसे पहले तो बड़े ध्यान से 1 दिन 2 दिन 3 दिन उस नोटिफिकेशन को पढ़िए। बहुत डिटेल नोटिफिकेशन होता है और आप देखेंगे कि वो जो ये कमीशन है, इस सिविल सर्विस एग्जाम में हमसे क्या अपेक्षा कर रहे हैं, बड़ा क्लियर कट उसमें बताया जाता है। नाइन्टी 90% से ज्यादा लोग ये काम नहीं करते और बाद में फिर जीवन भर भटकते रहते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्या पढ़ना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, और वो सारी बातें तो नोटिफिकेशन में पहले लिखी हैं, लेकिन वो पढ़ा इसलिए नहीं कि शायद किसी ने बताया भी नहीं कि ये करना है और अपने भी उतना दिमाग नहीं था।
तो अब मैं अभी फिलहाल ओवरऑल नोटिफिकेशन की बात तो क्यों करूंगा आपसे, हाँ, लेकिन जो अभी हमें जरूरत है मेंस में, हम ऑप्शनल की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए उससे जुड़ी कुछ बातें यहां मैं आपके पास लेके आया हूं। यूपीएससी का नोटिफिकेशन आप देखिए, उसमें लिखा है मुख्य परीक्षा का उद्देश्य, पर्पज ऑफ रिटन एग्जाम, क्या उद्देश्य होगा मुख्य परीक्षा का, ये यूपीएससी अपने नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखता है। लिखा हुआ है मुख्य परीक्षा का उद्देश्य किसी विद्यार्थी में इस बात का पता लगाना नहीं है कि उसके पास किसी विषय की कितनी ज्यादा जानकारियां हैं और उसकी स्मरण शक्ति कितनी अच्छी है। बड़ा ध्यान से देख लीजिए आप इस बात को, यह रटंतु तोता वाली परीक्षा नहीं है। ये मेंस कितना रटा है, कितनी ज्यादा से ज्यादा नॉलेज है, क्लियर लिखा है। और ये यूपीएससी के नोटिफिकेशन में लिखा है। आप चाहें तो अभी क्लास के बाद यूपीएससी की साइट पर सर्च करें, नहीं तो जो नोटिफिकेशन निकला था 2021 के एग्जाम का उसको देखें आप, तो मिल जाएगा आपको उसमें कि मुख्य परीक्षा का उद्देश्य ये पता लगाना नहीं होता कि विद्यार्थी के पास किसी विषय की कितनी ज्यादा जानकारियां हैं, स्मरण शक्ति कितनी अच्छी है, बल्कि इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि उसकी बौद्धिक क्षमता कितनी है। और वह अपने विषय को कितनी गहराई से समझता है। तो डेप्थ, आपकी इंटेलेक्चुअलिटी, बौद्धिक क्षमता, वो कितनी है। आपको सिविल सर्वेंट बनना है, कलेक्टर, एसपी, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी जैसे उच्च प्रशासनिक पदों पे आपकी नियुक्ति होनी है। उसके लिए जो एक इंटेलेक्चुअल पावर चाहिए है, बौद्धिक क्षमता चाहिए है, वो आप में कितनी है या नहीं है, उसकी जांच होती है मुख्य परीक्षा में। स्मरण शक्ति, रटने की ताकत, ये सब चीजें प्रीलिम्स में देखी जाती हैं। और स्पेशली स्टेट सर्विस आप देखिए तो वहां प्रीलिम्स में ज्यादातर प्रश्न सिंगल लाइनर फैक्चुअल प्रश्न होते हैं। यूपीएससी में तो प्रीलिम्स में भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। फिर भी प्रीलिम्स में ये आपकी ये योग्यता भी देखी जाती है कि आपकी स्मरण शक्ति कितनी अच्छी है या कितनी ज्यादा से ज्यादा जानकारियां आपके पास हैं। प्रीलिम्स में, जीएस में कुछ भी पूछ लें दुनिया का, वो तो वहां देखा जाता है। मेंस में जनरली आप देखेंगे सिलेबस के बाहर का कुछ नहीं है, सिलेबस फिक्स है। प्रीलिम्स में तो एक एक लाइन में लिख दिया सिलेबस, अब उसमें व्याख्या, इंटरप्रिटेशन अपनी मर्जी से इतने ज्यादा हैं कि वो अनलिमिटेड हो जाता है। तो यहां मुख्य परीक्षा का उद्देश्य आपकी बौद्धिक क्षमता की जांच है, विषय की डेप्थ नॉलेज है, ना कि कुछ फैक्ट कलेक्शन, कुछ रट लेना या जो भी। और यही कारण आप देखेंगे, आज खुद आप महसूस करेंगे कि अगर आप सोच के देखें, जो भी ऑप्शनल पब्लिक एडमिशन ही आपने लिया, सोच के देखें ईमानदारी से कि पब्लिक एडमिशन ऑप्शनल में कितने विकल्प आपके पास हैं अच्छे, या चलो अच्छे बुरे सब भी मिला लो, तो कितने विकल्प आपके पास हैं, मतलब कितने टीचर जो आपको पब्लिक एडमिशन ऑप्शनल पढ़ाने वाले मिल जाएंगे। सर्च कर लीजिए, उंगलियों पे गिनने लायक। और क्वालिटी की बात करें तब तो और है। अभी हम क्वालिटी की अभी ना भी बात करें, हमने कहा टोटल भी जोड़ लीजिए तो कितने पवेट के टीचर आपको मिलेंगे। और क्वालिटी पे आए तब तो फिर हमने कहा कहने क्या, क्यों ऑप्शनल है ये, डेप्थ नॉलेज चाहिए इसमें। लिखा हुआ है यहां कि उसी की जांच आपकी होनी है। जब टीचर को ही वो डेप्थ नॉलेज नहीं होगी, गहराई नहीं होगी, तो आपको क्या वो नॉलेज देगा। जीएस में भी चाहिए होता है, फिर भी कंपैरेटिवली जीएस में चूंकि सिलेबस बहुत बड़ा होता है तो वहां एक लेवल के बाद हम उतनी गहराई में नहीं जा पाते जितना कि ऑप्शनल में। ऑप्शनल का सिलेबस बड़ा लिमिटेड है।
तो यहां ज्यादा गहराई की अपेक्षा की जाती है। और यही कारण है कि जीएस में फिर भी आपको 20 टीचर 50 कोचिंग मिल जाएंगे किसी भी ऑप्शनल में। और ऐसा नहीं पवेट, किसी भी ऑप्शनल में देखिए आप बहुत उंगलियों पे गिनने लायक टीचर है, ऑन में भी अच्छे कितने हैं। तो यहां आपके पास एक तरह से कहा जाए कि विकल्पहीनता की स्थिति है। बहुत विकल्प नहीं होते आपके पास ऑप्शनल में, 1 2 मैक्सिमम 3, और उसमें भी क्वालिटी। तो फिर मरता क्या नहीं करता, मजबूरी है कि पवेड हिंदी मीडियम पढ़ना है तो मुझसे ही पढ़े आप, अगर ईमानदारी से करना है कुछ तो। बाकी तो फिर अब फॉर्मेलिटी करना है, दिल को एक झूठी तसल्ली देना है तो ठीक है। हम 40,000 में आपको अकेला ऑप्शनल पढ़ा रहे हैं, और वैसे 40,000 में पूरा जीएस भी और ऑप्शनल भी हो जाएगा। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हैं आजकल तो, कि वो इतने में आपको 2-2 साल तक पूरा जीएस भी पढ़ा देंगे, पूरा ऑप्शनल भी पढ़ा देंगे। इससे कम में भी हो सकता हो जाएगा, और हम अकेला ऑप्शनल इतने में, तो भाई अंतर है तभी तो। गधा घोड़ा एक ही लाठी से तो नहीं होगा। जो जैसा ज्ञान देगा उसके अकॉर्डिंग वो अपना सर्विस चार्ज लेगा। आपको समझ है गधे और घोड़े की तो भाई आपके नहीं, वो तो 5,000 में पढ़ाता है पवेड, आप क्यों 40,000 में? तो भैया जाओ पढ़ लो, उसी से पढ़ लो जो 5,000 में पढ़ा रहा है। अगर आपको ये समझ नहीं है कि वो 5 ले रहा, हम 40 ले रहे, तो क्यों? तो मुख्य परीक्षा का उद्देश्य ही है विषय में आपकी कितनी गहरी नॉलेज है, आपका समझ का स्तर क्या है, उसकी जांच होनी है। हमेशा इस बात को आपको ध्यान रखना है कि ये बहुत ज्यादा फैक्ट कलेक्शन की प्रोसेस नहीं होगी मुख्य परीक्षा, बहुत ज्यादा रटने की प्रक्रिया नहीं होगी। और मैं आपके साथ यही करूंगा, मतलब कभी भी आपको पवेड में ये फील नहीं होने दूंगा कि अच्छा ये हमें रटना है, ये याद करना है। चीजें आप समझे होंगे, चीजें आपके दिमाग में बैठी होंगी, और फिर आप अपनी मर्जी से, जिसे कहा जाता है कि खेलेंगे सब्जेक्ट से, अपनी मर्जी से लिखेंगे। कठिन से कठिन टॉपिक में भी मैं आपको कभी ये फील नहीं होने दूंगा कि अरे ये टॉपिक कठिन था या ये चीज हमें समझ में नहीं आई। ये तो शब्द ही नहीं है हमारे पास, ना किसी स्टूडेंट, कि ये चीज जो आपने पढ़ाई वो हमें समझ में नहीं आई। ये कभी नहीं होता 20 साल में मेरे साथ कि जो मैं पढ़ाऊंगा। बाकी तो अब भाई जबरदस्ती जिसको करना हो तो कुछ भी बोल दे वो, कि ये नहीं आया समझ में, कि वो नहीं आया समझ में। अदरवाइज ये कभी नहीं आज तक कि जो भी मैं पढ़ाऊंगा, और कुछ भी पढ़ाऊं, मैंने कहा आईआर भी पहली बार जिंदगी में पढ़ाया तो वो भी उतने ही दावे से पढ़ाया कि उसमें भी कोई ये नहीं बोल सकता कि ये छूट गया, या ये समझ में नहीं आया, या ये दूसरे से कम रह गया। ये अब अप्रोच की बात है अपनी। और ये अप्रोच ऐसा नहीं कि आज से, ये पूरे पिछले 40 साल की अप्रोच है कि मैं पहली क्लास से लेके हमेशा आज तक हमेशा टॉपर स्टूडेंट रहा हूं अपनी क्लास का। यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं। इवन अभी भी पीएचडी जहां से कर रहा था, यूजीसी का ही सेंटर है, सेंटर फॉर फेडरल स्टडीज, वहां से मैंने पीएचडी की। और फिर अपने बैच का स्वाभाविक सी बात है कि टॉपर सबसे पहले थीसिस मेरी सबमिट हुई मेरे बैच में। और तो ये अब अपना एक तरीका ही होता है काम करने का, एक स्टाइल होती है कि भाई हमें क्या पसंद है, किस तरीके से काम करना पसंद है। तो और इसीलिए हमने कहा कि हम ही सब पे हावी होते हैं, हमारे ऊपर कोई हावी नहीं हो सकता। तो इस तरह की गलती कभी आप लोग भी भूल के भी कोशिश नहीं कीजिएगा। एक आध लोग कर रहे हैं ऐसा पिछले दिनों में। मुझे पता है अपनी जिम्मेदारियां, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है। आप अपना काम कीजिए, जितनी हदें हैं उसमें रहिए। उम्र अनुभव किसी भी चीज में आप देखेंगे तो तुलना या बराबरी नहीं है। तो आपने कुछ यहाँ पैसा दिया है तो अब आप सोचें कि आपने खरीद लिया है संस्थान को, कि हमें
तो आपकी वो हैसियत नहीं है। संस्कार ना खोएं, अपने संस्कारों में हदों में रहते हुए पढ़ाई करें, वही आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। सिविल सर्वेंट बनना उसका एक लक्ष्य है, बस उसको पूरा करना है। तो मुख्य परीक्षा का उद्देश्य हमेशा इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब आए हम वैकल्पिक विषय ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऊपर, जो कि हम यहां आपके साथ फिलहाल बात कर रहे हैं। वैकल्पिक विषय ऑप्शनल सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है सिविल सर्विस एग्जाम में। तीनों लिया यहां मैंने, यूपीएससी, यूपी पीसीएस और बीपीएससी। चूंकि बार बार हम बात कर रहे हैं कि मेनली यही 3 टारगेट हैं हमारे लिए। एक एक करके देखिए आप। तीनों में देख रहे हैं आप कि जीएस कितने पेपर होने हैं, कितने नंबर का है, ऑप्शनल के कितने पेपर और कितने नंबर। और अब यहां मैंने पूर्णांक के साथ साथ प्राप्तांक भी लिखे हैं कि कुल कितने नंबर के ये पेपर हैं और ऑन एन एवरेज एक अच्छे स्टूडेंट को कितने नंबर इनमें प्राप्त होते हैं। तो जीएस में आप देखेंगे, यूपीएससी की अगर सबसे पहले हम बात करें तो यूपीएससी में आप देख रहे हैं कि जीएस 4 पेपर होने हैं 250 मार्क्स के। ईच पेपर 250 मार्क, कुल 1000 नंबर के जीएस के 4 पेपर हैं। और ऑन एन एवरेज आप पिछले 7-8 साल की मार्कशीट उठा के देखेंगे स्टूडेंट्स की जो सिविल सेवा परीक्षा में शामिल हुए, तो जो नंबर मिलते हैं लोगों को वो 325 से 350। अब इधर थोड़ा 1 साल से थोड़ा यूपीएससी थोड़ा ज्यादा दानवीर बन रहा है, थोड़ा बढ़ा रहा है वो नंबर। अदरवाइज एक ऑन एन एवरेज देखें अब तक का तो 325 से 350 के बीच में जीएस में नंबर आते रहे हैं लोगों को, मतलब 32 से 35%, 32% से 35% के बीच में जनरली नंबर वेरी करते हैं लोगों के। वहीं ऑप्शनल आप देखिए 500 नंबर का है। ऑप्शनल 500 नंबर का है और यहां आप एक अच्छे स्टूडेंट के औसतन नंबर देखेंगे तो यहां नंबर हैं 270 से 325। पब्लिक एडमिशन हिंदी मीडियम में ही आगे हम देखेंगे कि खुद हमारे पास मार्कशीट्स हैं जिनको 270 प्लस नंबर आए हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, या 270 के रेंज में नंबर आए हैं यूपीएससी में। और हमें पता है कि उन्होंने क्या गलतियां की हैं, कैसे वो 270 को बढ़ा के 300 प्लस जा सकते हैं। और अभी केवल पवेड नहीं, ओवरऑल हम ऑप्शनल की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शनल में लोगों को नंबर मिल रहे हैं 270 से 325। मतलब कि 55 से 65%। तो सोच के देखें, जीएस में 1000 में जितने नंबर आ रहे हैं 325, ऑप्शनल में 500 में उतने नंबर आ रहे हैं। वैसे देखने में लगता है कि जीएस 1000 नंबर का, ऑप्शनल 500 नंबर का, मतलब जीएस का महत्व डबल है ऑप्शनल की तुलना में। लेकिन वास्तव में प्राप्तांक देखें आप तो कितनी विपरीत स्थिति है। जीएस में 1000 में जितने नंबर मिल रहे हैं, ऑप्शनल में 500 में उतने नंबर मिल जाने।
तो स्वाभाविक सी बात है कि महत्व ऑप्शनल का ज्यादा है। वो मृग मारीचिका जैसी स्थिति है कि देखने में लग रहा है कि जीएस का महत्व ज्यादा है, 1000 नंबर का है, लेकिन वास्तव में आपके सामने है। और मैं जो भी बात कह रहा हूं कोई काल्पनिक बात, मनगढ़ंत बात नहीं कह रहा हूं। आप जो ये एनालिसिस हमने करी है तो बहुत फैक्ट के बेस पे एनालिसिस है, और आप भी इस की सत्यता की जांच कर सकते हैं अपने लेवल पर कि जीएस में मिलने वाले नंबरों का औसत क्या है, ऑप्शनल में मिलने वाले नंबरों का औसत क्या है। यूपीपीसीएस 800 नंबर का जीएस है, प्राप्तांक है लोगों के 300 से 325, हो सकता थोड़ा कम ज्यादा हो, लेकिन फिर मैंने कहा कि जो एक औसत है, मतलब करीब 40% मान लें। ऑप्शनल 400 नंबर का है, ऑप्शनल में नंबर है 270 से 300, मतलब देख लीजिए आप करीब 70%। पब्लिक एड हिंदी मीडियम में 260 प्लस नंबर बड़ी आसानी से आते हैं यूपीपीसीएस में। अब स्केलिंग वगैरह हो जाए और कई बार उस वजह से तो वो तो फिर देखिए कि जो चीज आपके हमारे हाथ में नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। अदरवाइज रॉ मार्क्स आप देखिए तो बड़ी आसानी से इतने नंबर आते हैं। और उसी तरह से बीपीएससी में आप देखें तो जीएस 600 नंबर का है, 64वें बीपीएससी की मार्कशीट आई। मैंने कई सारी मार्कशीट देखी, एवरेज नंबर है 275 से 300, 50% मान लें। ऑप्शनल 300 नंबर का है, नंबर है 180 से 210, मतलब 60 से 70%। तो हमेशा आप देखेंगे कि जीएस की तुलना में ऑप्शनल का महत्व कहीं काफी ज्यादा है किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम में, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो यूपीपीसीएस हो और या बीपीएससी हो। ये बात भी हमेशा आपको ध्यान रखनी है सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करते समय, मेंस की तैयारी करते समय और ऑप्शनल की तैयारी करते समय। हम जो काम करते हैं अगर हमें पता है कि उस काम का क्या महत्व है या महत्वहीन है, तो स्वाभाविक सी बात है उस काम को करने में हमारा जो डेडिकेशन, जो कमिटमेंट है, वो भी उसी रेशियो में घटता बढ़ता है। महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं और हमें पता है कि उस काम का महत्व कितना है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें हमारा डेडिकेशन, अपना कमिटमेंट भी उतना ही ज्यादा होता है। इसीलिए बता रहा हूं मैं कि एक ऑप्शनल का क्या इंपॉर्टेंस है सिविल सर्विस एग्जाम में। आगे देखिए, वैकल्पिक विषय का स्तर, लेवल ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या, यह भी लिखा है यूपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में। जहां मुख्य परीक्षा का उद्देश्य नोटिफिकेशन में है, वैकल्पिक विषय का स्तर क्या होगा, यह भी यूपीएससी बड़ा क्लियरली लिखता है अपने नोटिफिकेशन में। परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषय के प्रश्न पत्रों, प्रश्न पत्र 6 और 7 के पाठ्यक्रम का स्तर मुख्य रूप से ऑनर्स डिग्री स्तर, अर्थात स्नातक डिग्री से ऊपर और स्नातकोत्तर या मास्टर्स डिग्री से निम्नतर स्तर का है। ऑनर्स लेवल का, जो सिंपल ग्रेजुएट या पास कोर्स होता है उससे ऊपर, और मास्टर जो पीजी होता है उससे नीचे, दोनों के बीच में कहें, ये लेवल होगा ऑप्शनल का। इंजीनियरिंग, चिकित्सा विज्ञान और विधि के मामले में प्रश्न पत्र का स्तर स्नातक की डिग्री के स्तर का। जो ये साइंस सब्जेक्ट हैं, इंजीनियरिंग है, मेडिकल साइंस है, लॉ है, उसमें ग्रेजुएशन लेवल, अदर सब्जेक्ट में ऑनर्स लेवल। तो ये
लेवल होगा वैकल्पिक विषय का, उसके प्रश्नों का। आप सब लोक प्रशासन के स्टूडेंट हैं, सब ये डिसाइड कर चुके हैं कि लोक प्रशासन पढ़ना है, अच्छी बात है। फिर भी बहुत डिटेल नहीं, बस संक्षेप में मैं बताना चाहता हूं कि किसी भी वैकल्पिक विषय के चयन के क्या आधार होते हैं और कैसे जो हमारा सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो उन आधारों में सबसे बेहतर वैकल्पिक विषय बनता है। आज की क्लास का नाम ही देखिए, हमने जो पहली स्लाइड थी, कवर था, वो यही रखा नाम उसका, लोक प्रशासन एक बेहतर वैकल्पिक विषय। कैसे हम ये बात कह रहे हैं? हर आदमी की यहां सोच अलग अलग हो सकती है, जरूरी नहीं है कि हर आदमी मेरे विचारों से सहमत हो, तो कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन हर आदमी को अपने विचार रखने की पूरी आजादी है, तो मैं अपने विचार रख रहा हूं। किसी भी वैकल्पिक विषय को जब आप चुनते हैं तो कई आधार होते हैं। हमेशा कोशिश की जाती है, अपेक्षा की जाती है कि आप उन आधारों को ध्यान में रखते हुए अपने वैकल्पिक विषय का चयन करें। सबसे पहला आधार मैं कहता हूं कि इंटरेस्ट होना चाहिए। जो भी ऑप्शनल आप चूज करते हैं उसमें यह देखा जाना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट कितना है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई ये नहीं कह सकता कि उसे इंटरेस्ट नहीं है। अगर धोखे से, दुर्भाग्य से कोई ऐसा कहता है कि उसे इंटरेस्ट नहीं है, तो उसे मैं सलाह देता हूं कि फिर वो आज से अभी से सिविल सर्विस के एग्जाम के बारे में सोचना ही बंद कर दे। भाई नेचुरल सी बात है कि आपको पब्लिक सर्विस में जाना है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप कहिए कि इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर तो एकदम आप बिल्कुल कंट्राडिक्टरी बातें कर रहे हैं, 36 के आंकड़े वाली बात। तो फिर तो कैसे पब्लिक सर्विस में आप जाएंगे? सिलेक्शन ही नहीं होगा आपका, नहीं होना चाहिए। गलती से हो जाए तो भगा दिया जाना चाहिए आपको। तो पब्लिक एडमिशन में तो भाई सबसे पहला तो जो सबसे पहला मापदंड है उस पर 100% खरा उतरता है इंटरेस्ट, कि भाई इसमें तो हर आदमी को इंटरेस्ट होना ही होना है। इंटरेस्ट तभी तो आप तैयारी कर रहे हैं इस एग्जाम की। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, फिलॉसफी, हो सकता है इंटरेस्ट हो या नहीं हो, लेकिन पवेड में तो ये कहीं गुंजाइश ही नहीं है कि इंटरेस्ट नहीं। आगे बढ़े तो सिलेबस कितना है उस ऑप्शनल का देखना होता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, लिटरेचर, इतने बड़े बड़े सिलेबस हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंपैरेटिवली इतना कम, इतना छोटा सिलेबस है। 4 लोक प्रशासन मिलाएंगे तो एक हिस्ट्री ऑप्शनल बनेगा, उसी तरह से एक ज्योग्राफी बनेगा 4 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिलाएंगे तो। जीएस ऑलरेडी इतना वास्ट, इतना बड़ा सिलेबस है, ऑप्शनल भी आप ऐसा चूज कर लीजिए कि जिसका बहुत बड़ा सिलेबस हो, ये समझदारी नहीं होती है। आगे बढ़े तो वो जो ऑप्शनल आपने चूज किया है, मल्टीपर्पस कितना है या नहीं है। मतलब कि ऑप्शनल 300, 400, 500, जहां जितने नंबर का ऑप्शनल है, केवल उतना ही आपको मदद मिलेगी उस ऑप्शनल को पढ़ के, या उसके अलावा भी आपको कुछ मदद मिलने जा रही है। पब्लिक एडमिशन में फिर आप देखेंगे, यूपीएससी में जाएंगे तो 500 नंबर का ऑप्शनल, लगभग 500 नंबर जीएस तैयार करवा देगा ये आपका, 250 नंबर का निबंध तैयार करवा देगा आपका। प्री में भी मदद करेगा, मींस में भी मदद करेगा, इंटरव्यू में भी मदद करेगा। उसी तरह से यूपी में, उसी तरह से बिहार में कम मदद मिलेगी, क्योंकि वहां वो ट्रेडिशनल जो सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, जीएस में वही है, लेकिन पॉलिटी आपका लगभग तैयार हो जाएगा। इस बार बिहार 66 बीपीएससी के आप प्रश्न देखिए, पॉलिटी के 4 प्रश्न, 4 में से 3 प्रश्न ऐसे हैं जो ऑलरेडी पवेड में यूपीएससी में पूछे गए हैं।
तो हमेशा ऐसा विषय चूज करना चाहिए जो ऑप्शनल के साथ साथ आपको और जगहों पे बहुत मदद करता हो। पवेट फिर नंबर 1 है, सिलेबस उसमें नंबर 1 है, सबसे छोटा सिलेबस। सब्जेक्ट का नेचर क्या है, कितना डायनामिक है, कि कितना सोता हुआ है, हिस्ट्री वगैरह बरसों पहले क्या हुआ नहीं हुआ बस रट लीजिए। सोती हुई चीजें, आज क्या हो रहा नहीं हो रहा से कोई मतलब नहीं है। और पब्लिक एडमिशन में आज क्या हो रहा नहीं हो रहा वो पढ़ना है। डायनामिक सब्जेक्ट है, जागता हुआ है। भ्रष्टाचार, आरटीआई, डिजास्टर मैनेजमेंट, जो भी चीजें, तो वो ऐसा नहीं कि मुगल क्या तो मौर्य क्या तो हड़प्पा में क्या, आज क्या हो रहा है वो पढ़िए, वो बताइए, वो जानिए। ठीक है, थोड़ा बहुत संदर्भ हम पहले के भी ले लें कि कौटिल्य के समय भी भ्रष्टाचार था या जो भी, लेकिन मेनली हमें आज से मतलब है। तो डायनामिक सब्जेक्ट है, बहुत अच्छी बात है। एक प्रशासक को भी डायनामिक होना चाहिए, सब्जेक्ट भी डायनामिक हो तो कितनी अच्छी बात है। जन्म पत्री मिल गई आपकी भी और आपके सब्जेक्ट की भी, तो बहुत अच्छी जिंदगी कटनी है। फ्यूचर एस्पेक्ट में कहता हूं एक ये भी आधार होता है, जैसे कि जहां जहां देखिए ऑप्शनल खत्म कर दिए गए, वहां हर जगह जीएस में पब्लिक एडमिशन का बड़ा पार्ट जोड़ दिया गया। तो चाहे झारखंड हो, राजस्थान हो या एमपी, छत्तीसगढ़। फिलहाल अभी यूपीएससी, यूपी, बिहार, हरियाणा में आप देख रहे हैं ऑप्शनल हैं। कभी भविष्य में अगर यहां भी ऐसा हो कि ऑप्शनल हट जाएं तो स्वाभाविक सी बात है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फिर भी आपको कुछ दे के ही जाएगा, लेके नहीं जाएगा, क्योंकि जीएस में और इसका रोल बढ़ा दिया जाएगा। अब तक के अनुभव तो यही कहते हैं। और रोल इसलिए बढ़ा दिया जाएगा क्योंकि हमने कहा अल्टीमेटली आपको काम तो वही करना है इस परीक्षा को पास करने के बाद। तो ये तो हर आदमी को जानना ही है, जानना चाहिए। एक मोरल ड्यूटी भी आपकी कि आपको ये पता होना चाहिए कि प्रशासन क्या है, कैसे काम करता है। कुछ और आधार होते हैं। आपका ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में है, किस स्टेट के आपको एग्जाम देने हैं, होम स्टेट क्या है। कई बार ऐसा होता है किसी स्टेट में कोई सब्जेक्ट ज्यादा अच्छा चल रहा, किसी में कोई दूसरा ज्यादा अच्छा चल रहा है। स्कोरिंग भी कई बार की भाई किस सब्जेक्ट में कितने स्कोर आ रहे हैं। तो कुछ ये सब भी सेकेंडरी आधार में मानता हूं इनको, कि ये इसलिए सेकेंडरी मानता हूं कि मैथ में मैं कह दूं कि बिहार में 300 में से 260 नंबर आएगा, तो क्या आप मैथ पढ़ लोगे? अगर पहले आपने मैथ नहीं पढ़ा, अगर बीएससी एमएससी नहीं किया तो खूब स्कोरिंग मैथ है, लेकिन क्या आप पढ़ सकते हो उसे? नहीं। तो फिर जो काम कर ही नहीं सकते उसकी बात हम क्यों करें, उसे क्यों आधार बनाया? पवेट तो कोई भी पढ़ लेगा दुनिया में जो ग्रेजुएट है, लेकिन मैथ तो कोई भी नहीं पढ़ सकता, फिजिक्स केमिस्ट्री तो कोई भी नहीं पढ़ सकता, भले खूब स्कोरिंग हो। तो इसलिए प्राइमरी आधार नहीं मानता हूं मैंने, ये सेकेंडरी आधार मानता हूं मैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें चूज करना होता है अपने वैकल्पिक विषय को। अच्छी बात है कि आप सारे लोग ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि पवेट पढ़ना है, पवेट के स्टूडेंट हैं। हाँ, फिर भी मैंने बताया कि आपने जो ये पवेट को चुना है, हो सकता आपने ये सारी बातें दिमाग में ना रखी हो उस समय, लेकिन अब दिमाग में रखें कि हर लिहाज से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक बेहतर वैकल्पिक विषय है आपके लिए। वो सिलेबस हो, वो इंटरेस्ट हो, वो उसका डायनेमिक होना हो, वो ऑप्शनल के अलावा और जगहों पे उसकी उपयोगिता हो, हर लिहाज से आप देखिए। थोड़ा सा पब्लिक एडमिशन पे आ जाए। वही तय हो गया कि हमें पवेट पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? तो जो किसी सब्जेक्ट के चयन के आधार थे, उनके आधार पे हमने ये तय किया है कि पवेट पढ़ना है। ठीक है।
तो अब थोड़ा जाने कि पबेट क्या है, उसका नेचर क्या है, कैसे पढ़ना है। लगभग बातें मैं कर चुका हूं इसी बीच में आपसे पहले ही। सबसे पहली बात लिखी है कि एक डायनेमिक सब्जेक्ट है, गतिशील विषय है, तो मैंने बताई। हिस्ट्री में जाएं आप, प्लासी की लड़ाई, बक्सर का युद्ध, चौसा, कुछ भी और, पानीपत, ये वो, तो जो किताब कह रही, जो टीचर कह रहा है वो सुनिए, मान लीजिए और रट लीजिए कि अच्छा ये कह रहे हैं कि यहाँ प्लासी की लड़ाई में एक तरफ ये था, दूसरी तरफ वो था, तो हुआ होगा। आज आप सोचिए कि YouTube पे हमें प्लासी की लड़ाई का वीडियो मिल जाए कि सामने हम देख लें कि कैसे हुई थी, तब तो वो संभव नहीं है। सुनी सुनाई रटी रटाई बातें बस। और आजकल वो भी समस्या है कि किसने किस विचारधारा से सुना सुनाया लिखा, सो वो तो देखिए आजकल आप देख रहे हैं कि मुगलों को इतना बढ़ा चढ़ा के दिखा दिया और हमारा अपना जो हीरो थे उनको कोई चर्चा ही नहीं करी। अब इतिहास भी हम नए सिरे से लिखवा रहे, इसीलिए कभी आक्रमणकारियों को क्यों इतना महत्व दिया गया है, जो हमारे अपने रियल हीरो थे भाई उनको पढ़ाइए। सही बात है भाई, अपने देश अपने कल्चर के बारे में जान नहीं रहे, जो विदेशी आक्रमणकारी है, लूट खसोट करी, उनको हीरो बना बना के पढ़ा रहे। दिल्ली सल्तनत तो, मुगल काल तो, ये काल तो, वो काल, राणा सांगा और महाराणा प्रताप के कोई चर्चाएं नहीं है, दो दो लाइन में करके छोड़ दिया है। तो खैर पबेड में ये नहीं है। पबेड में जो भी पढ़ेंगे वो ये नहीं है कि मान लीजिए, कि कल्पना कीजिए, कि रट लीजिए। इसमें हम जो भी पढ़ेंगे तुरंत आप उसका YouTube पे वीडियो देख लीजिए, उसके अड़ोस पड़ोस में घर के बाहर निकल के देख लीजिए कि अच्छा भ्रष्टाचार तो क्या है, कैसे हो रहा है, सूचना का अधिकार तो क्या है और कैसे हो रहा है। इसमें ये सब कुछ नहीं है कि 200 साल पहले ऐसा था, मान लीजिए कि बस रट लीजिए। डे बाई डे की घटनाओं से जुड़ा हुआ है। आजकल रोज क्या हो रहा है हमारे गांव, हमारे शहर, हमारे राज्य में, पंचायतें क्या कर रही हैं, कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे हैं, वही सब हमें यहाँ पढ़ना है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, भर्ती, प्रशिक्षण, जो भी पूरे सिलेबस के टॉपिक आप देखिए। आजकल अड़ोस पड़ोस से जुड़ी बातें हैं, होते हुए देख रहे हैं हम, वो बातें हैं, कुछ रटना नहीं है इसमें, बस आपने वो चीजें देख ली हैं, समझ लिया है, हो गया काम। अपने शब्दों में लिख देना है उसको। रुचिकर है, मैंने पहले ही बताया। अंकदायी है, मैंने पहले ही बताया कि कितने नंबर पबेड में मिल रहे हैं लोगों को, मार्कशीट से हमारे पास उनकी। जीएस में सर्वाधिक उपयोगी है, मैंने पहले ही बताया आपको। सिलेबस बहुत छोटा है, सिलेबस छोटा है तो रिवीजन आसान है, रटना नहीं है, क्योंकि वो पुरानी बातें, फैक्ट वो सब नहीं है, कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजें हैं। समझ गए एक बार तो काम हो जाता है। तो ये कुछ नेचर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। और लास्ट आज के लिए देखेंगे आप, इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। चर्चा हो गई इसकी भी, लेकिन अलग से और बस संक्षेप में एक बार कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का महत्व क्या है। 2011 में यूपीएससी ने प्रीलिम्स की परीक्षा से ऑप्शनल हटा के सीसेट को इंट्रोड्यूस किया था, और 2013 में मेंस में 2 की जगह 1 ऑप्शनल रखा था, और जीएस के 4 पेपर किए थे। जब सीसेट जुड़ा 2011 में प्री में, उसका सिलेबस आप देखिए तो डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल के 8 प्रश्न, जो कि एक तरह से पबेड के ही सेक्शन थे। ये सब टॉपिक हम पबेड में हमेशा से पढ़ते रहे हैं, डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन वगैरह। तो जो ट्रेडिशनल सेक्शन था, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, वो तो था ही पबेड से। फिर ये भी 8 क्वेश्चन सीसेट में भी आ गए पबेड के। 2013 में जब ऑप्शनल 2 की जगह 1 हुए, जीएस के 4 पेपर कर दिए गए, महत्व और बढ़ गया। पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन तो था ही, गवर्नेंस भी जुड़ गया, सोशल जस्टिस भी जुड़ गया, डिजास्टर मैनेजमेंट भी जुड़ गया, इंटरनल सिक्योरिटी भी जुड़ गया, एथिक्स इंटीग्रिटी भी जुड़ गया। आप इनके सिलेबस रखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस रखिए, मैच कीजिए,
काफी हद तक समानता। आखिर मैंने कहा मैं क्यों अकेले जीएस में 500 से ज्यादा नंबर का जीएस पढ़ाता हूं, तो इसीलिए तो कि वो चीजें कहीं ना कहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई हैं। प्रीलिम्स में जाएं आप तो 15 से 20 प्रश्न, अगर 100 प्रश्न का जो जीएस है और 15 से 20 प्रश्न पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, करेंट से जो आप अगर पवेट ढंग से पढ़ लिया आपने तो हो जाने हैं। मेंस में जाएं तो 500 नंबर का ऑप्शनल तो है ही, यूपी में 400 का, बिहार में 300 का, लेकिन उसके अलावा बिहार में पॉलिटी वाला सेक्शन है, यूपी में तो यूपीएससी वाला ही सेम हो गया, तो पॉलिटी, गवर्नेंस, एथिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, सोशल जस्टिस, बहुत सारे सेक्शन कवर होने। तो प्री में भी भूमिका है, मेंस में भी भूमिका है, और इंटरव्यू। कोई भी ऑप्शनल क्यों ना हो आपका, इंटरव्यू में बहुत सारे प्रश्न पवेट से जुड़े हुए जो हर आदमी से पूछे जाने हैं। आपको लोक सेवक बनना है कि नौकरशाह, क्या अंतर होता है दोनों में? प्रशासन क्या है, प्रशासन प्रबंधन में अंतर क्या है, एक अच्छे प्रशासक की क्या क्वालिटीज हैं? बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं। कोई भी ऑप्शनल क्यों ना हो आपका, लेकिन इंटरव्यू में इस तरह के प्रश्न हर आदमी से पूछे जाते हैं। और इन्हीं सब बातों को देखते हुए मैंने कहना शुरू किया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नाउ द किंग सब्जेक्ट ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। यूपीएससी मुख्य परीक्षा आप देख रहे हैं 1750 नंबर की है, जिसमें लगभग 1250 नंबर की तैयारी हो जाती है। लोक प्रशासन अगर एक ऑप्शनल आपने रख लिया तो इतना महत्व है। 500 का लोक प्रशासन, लगभग 500 का जीएस, 250 का निबंध, हो गए 1250 सीधा सीधे। प्री में भूमिका, मेंस में भूमिका, इंटरव्यू में भूमिका, जीएस में, सीसेट में, एसए में, स्टेट सिविल सर्विस में, जहां ऑप्शनल है वहां, जहां ऑप्शनल नहीं है तो हम बात कर रहे हैं वहां जीएस में जोड़ दिया गया है। इसे झारखंड, राजस्थान कहीं भी उठा के देखें आप। और प्लस जब सेलेक्ट हो जाए तो उसके बाद भी भूमिका, मतलब हर जगह एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हर जगह आपको काम आना है, प्रीलिम से लेके आपके सिलेक्शन के बाद तक। तो यह महत्व है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, लोक प्रशासन विषय का। और इसीलिए कुछ भी पढ़े या नहीं पढ़े, लोक प्रशासन तो हर आदमी को पढ़ना चाहिए। एक बार आपको हिस्ट्री नहीं भी पता होगी तो अच्छे प्रशासक बन जाओगे, लेकिन प्रशासन पता नहीं होगा तो कभी अच्छे प्रशासक बन सकते हो? कभी नहीं। तो ये तो पता होना ही चाहिए। भाई हिस्ट्री भी पता हो, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन लोक प्रशासन तो हर हाल में हर आदमी को जानना है। तो ये महत्व है लोक प्रशासन का। आज की क्लास यहीं रोकेंगे। आज की क्लास में हमने बात की आपसे कि क्या है सिविल सर्विस एग्जाम, यूपीएससी, यूपी, बिहार, जीएस का क्या रोल है, ऑप्शनल का क्या रोल है, क्या लेवल है ऑप्शनल का, क्या महत्व है ऑप्शनल का, किस आधार पे आपको ऑप्शनल चूज करना चाहिए, पब्लिक एडमिशन का क्या नेचर है, इसका महत्व क्या है, इन सारी बातों आज यहीं रोकेंगे। कल आगे बढ़ाएंगे, कुछ और टॉपिक्स पे चर्चा होगी इसी तरीके से। आज अगर किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। मन में किसी तरह की कोई शंका, कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। कुछ नहीं पूछना है तो चलिए फिर आज की क्लास यहीं रोक रहे हैं। कल आगे बढ़ाएंगे, समय यही रहेगा, कुछ और मुद्दों पर चर्चा होगी। धन्यवाद।
हाँ, कहाँ पहुंचा रहे वो?